हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 7 की शुरुआत में जियांग शू से कहती है कि मैं तेंग्यू को रेंट पर लेना चाहती हूँ। इस पर शू हंसते हुए कहता है कि तुम तो आज मुझे सरप्राइज पर सरप्राइज दिए जा रही हो। जियांग कहती है कि अगर तुम तेंग्यू मुझे रेंट पर दे दोगे तो तुम ऐसा करके पैसे भी कमा पाओगे। शू कहते है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे 1 साल का रेंट दे पाओगी। जियांग कहती है कि अगर तुम मुझे तेंग्यू रेंट पर दे दोगे तो तेंग्यू की प्रोडक्शन में फिर से स्टार्ट करवा दूंगी। तुम बस मुझे 1 साल दो, मैं 1 साल के अंदर तुम्हें हाई इंटरेस्ट के साथ रेंट वापस करूंगी तुम्हें। शू कहते हैं कि क्या मेरी शक्ल पे बेवकूफ लिखा हुआ है। जियांग इसको बहुत रिक्वेस्ट करते हुए ये बात कहती है तो शू कहता है कि तुम जो मेरा ये पीछा कर रही हो और तेंग्यू को चलाने की कोशिश कर रही हो, ये चीजें तुम्हें सूट नहीं करती। जियांग कहती है कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, लेकिन मैं ये तुमसे इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि मैं इस बारे में बहुत सीरियस हूँ और मैं अपना वादा निभाऊंगी। और वैसे भी तेंग्यू की सिचुएशन इतनी बुरी नहीं जितना तुम सोच रहे हो। तेंग्यू एक वक्त में हमारी कंट्री का नेशनल स्पोर्ट्स ब्रांड था। शू कहता है कि ये 80s की बात है और फिर कहता है कि मैं भी बहुत सिंसियरली तुम्हें ये मशवरा दे रहा हूँ कि तुम सी क्लब की मेंबरशिप कैंसिल करवा दो, इससे तुम्हें काफी अच्छी रकम मिल जाएगी। जियांग कुछ कहने लगती है तो शू कहता है कि इस बारे में आराम से सोचो और मेरे पास आने के बजाय तेंग्यू पर अपना टाइम स्पेंड करो। ये कहकर शू यहाँ से चला जाता है। आज जियांग बाओशिंग इन्वेस्टमेंट आती है और ये गोंगली से कह रही होती है कि 2 दिन पहले भी उसकी मीटिंग थी और आज भी मीटिंग है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लूंगी। गोंगली इसको कहता है कि तुम ये कॉफी ट्राई करो। जियांग रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं और उससे पूछते कि क्या तुम्हें पता है कि शू कहाँ पे मीटिंग कर रहा है, तो ये कहने लगती कि मुझे नहीं पता। जियांग के यहाँ से जाने के बाद गोंगली इसके पास आता है और उसे कहता है कि क्या तुमने उसको बता दिया है कि शू टीटी मीडिया गया हुआ है, लेकिन ये रिसेप्शनिस्ट कहते कि मैं तो ये बात नहीं जानती और अब गोंगली ने खुद ही ये बात जियांग को बता दी होती है। दूसरी तरफ गाओयंग आज अपनी फर्स्ट पेंटिंग टीटी मीडिया में आने के बाद करने के लिए तैयार हो गई होती है। जियांग टीटी मीडिया में पहुंचने के बाद पार्किंग लॉट में शू का इंतजार कर रही होती है और इसके बाद जब यहाँ पर शू आता है तो ये जियांग की बाइक को देखता है और फिर शू जब इसकी बाइक को साइड पर करता है तो ये देखता है कि जियांग इसकी गाड़ी के साथ बैठकर इसका इंतजार कर रही होती है। शू इसको देखकर कहता है कि मैंने नहीं उम्मीद की थी कि तुम वाकई में मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाओगी। और अब अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहता है कि काफी ठंड हो गई है तो तुम्हें वापस जाकर आराम करना चाहिए। तो इसको रोकते हुए कहती है कि मैं वाकई में ही फैक्ट्री की बिल्डिंग को रेंट पर लेना चाहती हूँ। शू कहता है कि तुम ये मुझे एक बहुत बड़ा जोक सुना रही हो, मैंने आज सारा दिन बहुत काम किया इसलिए मैं बहुत थका हुआ हूँ। ये कहकर शू अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। जियांग कहती है कि मैं कल सुबह तुम्हारी कंपनी आऊंगी, मुझे सिर्फ तुम्हारे 15 मिनट चाहिए। तो शू कहता है कि कल मैं सारा दिन ही मीटिंग्स में रहूंगा। ये कहकर ये अपनी गाड़ी का दरवाजा बंद कर लेता है। जियांग इसे पूछती कि फिर तुम फ्री कब हो, तो शू कहता है कि मैं मीटिंग के लिए कहीं जा रहा हूँ और ये मीटिंग कई दिन तक चलेगी। ये कहकर शू चला जाता है तो जियांग कहती है कि कल मैं तुम्हारा कंपनी पर इंतजार करूंगी और तब तक करती रहूंगी जब तक तुम मेरे साथ बात करने के लिए मान नहीं जाओगे। अब जाओयंग को शू पिक करता है। अब जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो शू इससे पूछता है कि तुम और जियांग एक दूसरे को काफी लंबे टाइम से जानते हो। जाओयंग कहती है कि हम हाई स्कूल और मिडिल स्कूल में क्लासमेट्स थे। शू कहते हैं लेकिन तुम दोनों एक दूसरे के क्लोज नहीं दिखाई देती। जाओयंग कहती है कि बस हमारी इतनी दोस्ती नहीं है। शू कहता है कि मैंने सुना है कि जियांग ने सिर्फ 6 महीने के अंदर फ्रेंच सीख ली थी, क्या ये बात सच है? जाओयंग कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं है। जियांग ने अपनी हैंडीक्राफ्ट असाइनमेंट को खत्म करने के चक्कर में अकेले ही इतना काम कर लिया था कि एंड में जियांग के हाथ स्वेल हो गए थे और इनको ठीक होने में काफी लंबा अरसा लगा था। शू कहता है कि तुम्हारा जियांग के साथ क्लोज रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे तरीके से जानती हो। इस बात का जाओयंग कोई भी जवाब नहीं देती। फैक्ट्री वापस आने के बाद जियांग अपनी फैमिली फोटो देख रही होती है और ये अपनी सिचुएशन को लेकर बहुत ज्यादा अपसेट और परेशान होती है। अगली सुबह जाओयंग जब टीथ ब्रश कर रही होती है तो ये इंटरनेट पर गाओई की तस्वीर को देखती है। आज शू जाओयंग की लाइव स्ट्रीम रिकॉर्डिंग को देखने के लिए आया होता है। नैन का दूसरे से बात कर रहा होता है कि आज भी ये जाओयंग को स्टूडियो 1 इस्तेमाल करने दे रहे हैं और हमें इन्होंने कहा है कि हम स्टूडियो 3 में शूट करेंगे। तो नैन कहने लगता है कि इनको भी पता चल जाएगा कि टीटी मीडिया का नंबर 1 होस्ट कौन है। ये कहकर नैन यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ गाओई जाओयंग की ये लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा होता है और अब ये कॉल करके कहता है कि टीटी मीडिया में किसी को कॉल करो। इसके बाद जियांग मॉल आई होती है और ये यहाँ पर आकर शूज के न्यू स्टाइल और डिजाइन देख रही होती है। अब गाओई वेंचन के साथ इसी मॉल में आया होता है। वेंचन इस मॉल के फर्स्ट फ्लोर पर फ्री यूनिकॉर्न ग्रुप के लिए स्टोर रेंट पर लेना चाह रहा होता है, लेकिन गाओई कहता है कि फ्री यूनिकॉर्न के लिए 2nd फ्लोर ही अच्छा रहेगा। एक तो इसका रेंट कम है और तुम्हें तुम्हारे
टारगेट कस्टमर्स भी वहाँ पर मिल जाएंगे। वेंचन कहता है कि फर्स्ट फ्लोर की हमारी लीज एक्सपायर होने वाली है, तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। तो गाओ ये कहता है कि मैंने तुमसे जो कहना था वो मैंने कह दिया है। ये जाने लगता है तो ये यहाँ पर जियांग को देखता है। ये बहुत गुस्से में गाओ को देख रही होती है। वेंचन गाओ से कहता है कि फ्री यूनिकॉर्न तुम्हें एक फेवर देता है कि हम सेकंड फ्लोर पर शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन इसके बदले में तुम्हें भी जियांग को एक फेवर देनी होगी और तुम हमें कुछ इवेंट्स बिल्डिंग के बड़े हॉल में करने दोगे। ये सुनने के बाद जियांग कहती है कि वेंचन और तुम कितना गिर सकते हो। तो गाओ ये कहते हैं कि इवेंट्स के बारे में तुम हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट से खुद बात कर सकते हो। वेंचन कहते हैं कि फिर ठीक है, डील हो गई है। ये कहकर यहाँ से चला जाता है। गाओ ये जियांग के पास आता है, लेकिन ये इसको घटिया कहकर चली जाती है। अब जियांग को गोंगली की कॉल आती है जो इसको बाओशिंग आने के लिए इनवाइट करता है। फिर जब जियांग बाओशिंग जाती है तो गोंगली इसको लीगल नोटिस देते हुए कहता है कि अगर तुम तेंग्यू से इस पर दिए हुए वक्त के मुताबिक शिफ्ट ना हुई तो फिर बाओशिंग इसके खिलाफ लीगल एक्शन लेगा। ये कहकर गोंगली यहाँ से चला जाता है। जियांग इस बात को सोचकर परेशान हो रही होती है कि गोंगली ने इसको बताया है कि शू ने कहा है कि रेड लाइन वाले दिन चाहे कुछ भी हो फैक्ट्री पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। जियांग बहुत परेशान हो गई होती है कि इसके हाथ से ये पेपर्स ही नीचे गिर जाते हैं। अब जियांग फिर से शू से मिलने के लिए आ जाती है। जियांग शू से कहती कि तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं 20,000 शूज के पेयर बेच लूंगी तो तुम मुझे फैक्ट्री की बिल्डिंग रेंट पर दे दोगे। जियांग ने शू को अपने क्लाइंट का ऑर्डर भी दिखाया होता है। तो शू कहने लगता है कि तुमने अपने अंकल जियोन से ही ये ऑर्डर करवा लिया है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये मेरे साथ नाइंसाफी है। जियांग शू से कहती कि मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। इसे देखकर शू हंसने लगता है। शू कहने लगता है कि अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम इंटरनेट पर ये वीडियो पोस्ट कर दोगी और फिर मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, और अगर एक दफा मेरी रेपुटेशन खराब हो गई तो बाओशिंग की भी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। शू कहते हैं कि तुमने इस सिचुएशन को काफी ड्रामेटिकली प्लान किया है। जियांग कहती कि मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, तो मेरे पास ये वाहिद रास्ता है। शू कहता है कि अगर तुम इसको पोस्ट करना चाहती हो तो कर दो। जियांग कहती है कि तुम तो मुझे ये एहसास दिला रहे हो कि मेरी धमकी एक मजाक है। शू कहता है कि मुझे इस चीज से नफरत है कि अगर कोई मुझे धमकी दे, क्योंकि मैंने अगर एक दफा कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो ये मेरी आदत बन जाएगा। और फिर ये इसके करीब जाकर कहता है कि मुझे ये मानना पड़ेगा कि तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन तुम्हारा मेथड बहुत ही बेवकूफाना है। ये सुनकर जियांग यहाँ से चली जाती है और गोंगली बाहर खड़े होकर इनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा होता है। जियांग दरवाजा खोलने लगती है, लेकिन शू इसको ऐसा करने से रोक देता है। शू जियांग से कहता है कि तेंग्यू के 1 साल का रेंट 1.5 मिलियन है, लेकिन तुम्हें तेंग्यू के रेंट के लिए 3 साल के पैसे देने होंगे। जियांग कहती है कि क्यों? शू कहता है कि ये इस इंडस्ट्री का रूल है कि 1 साल का रेंट एडवांस में देना पड़ता है। जियांग कहती कि मैं नहीं जानती कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन इस तरह की कंडीशंस लगाकर मेरे लिए मुश्किलात खड़ी करने का कोई फायदा नहीं होगा। और जहाँ तक बात रही पेमेंट की, जियांग कहती कि मैं तुम्हें बैंक के हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट के मुताबिक रेंट देने के लिए तैयार हूँ और मैं इस रकम को डबल कर दूंगी अगर तुम मुझे रेंट साल के एंड में देने दोगे। शू कहता है कि अगर मैं इसके लिए ना मानूं तो? जियांग कहती कि मैं तुम्हारी विनती करती हूँ। शू कहता है कि ठीक है। शू कहते हैं लेकिन मैं तुम्हारे शब्दों पर भरोसा नहीं करता हूँ। इसके क्लाइंट का ऑर्डर को देते हुए कहता है कि मुझे इस बात का सबूत भी चाहिए कि तुम भरोसे के काबिल हो। जियांग कहती कि फिर मुझे बताओ कि तुम्हें मुझ पर भरोसा हो जाए, उसके लिए मुझे क्या करना होगा। शू कहता है कि मुझे तेंग्यू का बिजनेस प्लान चाहिए कि तुम आखिर तेंग्यू को कैसे चलाने वाली हो, और फिर बाद में हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। अब जियांग दरवाजा खोलती है तो बाहर गोंगली खड़ा होता है। गोंगली शू से पूछता है कि जियांग को रिजेक्ट करने के लिए तुम्हारे पास इतने रीजंस थे, फिर भी तुमने उसकी बात क्यों मान ली है? शू कहते कि मैंने इसको मौका इसलिए दिया है ताकि जियांग को एंड में अपनी हार को एक्सेप्ट करना पड़े। आज जाओयंग को सब कांग्रेचुलेशंस कह रहे होते हैं कि जब से ये टीटी मीडिया के साथ काम कर रही है तो इसके फॉलोअर्स 1 मिलियन से ज्यादा हो गए हैं। शू पूछता है कि इस लाइव स्ट्रीम से बिजनेस को क्या फायदा हुआ है, तो सॉन्ग इसको बताती है कि हमें 18 ब्रांड्स ने कांटेक्ट किया है। अब जाओयंग यहाँ पर उन ब्रांड्स के नाम को देख रही होती है जो इसके साथ काम करने में इंटरेस्टेड होते हैं, और इसके अंदर लीडो डिपार्टमेंट का भी नाम होता है जहाँ पर गाओई काम करता है। जाओयंग कहती है कि मैं लीडो डिपार्टमेंट को चुनूंगी। अब शू भी कहता है कि हम लीडो डिपार्टमेंट के साथ काम करेंगे, लेकिन इस बात के लिए सॉन्ग नहीं मान रही होती और कहती है कि लीडो डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों से अच्छी नहीं है। लेकिन शू कहता है कि हमें लीडो के साथ काम करके बहुत फायदा होगा। जब शू बाहर आता है तो सॉन्ग इसे कहती है कि तुम हमेशा ही मेरे जूनियर्स के सामने मुझे एम्बैरेस क्यों कर देते हो। शू कहते हैं कि मैं तो तुम्हारी गलती ठीक करने की कोशिश कर रहा था। तो सॉन्ग कहती है कि हम पहले रिलेशनशिप में रह चुके, तो तुम क्या मुझे थोड़ा सा मुख्तलिफ ट्रीट नहीं कर सकते। शू कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि टीटी मीडिया को फ्यूचर में और भी चांस मिले तो तुम्हें ज्यादा प्रोफेशनल होना होगा। अब जियांग अपना बिजनेस प्लान बनाने के लिए बैठ जाती है और इसे यहाँ पर याद आता है कि इसने अपनी फैक्ट्री के बनाए हुए शूज पर अपनी मॉम के
फेवरेट आइडल का नाम लिखवा कर अपनी मॉम को गिफ्ट किया था, तो इसकी मॉम बहुत खुश हुई थी इसको देखकर। और अब जियांग इंटरनेट पर तेंगू की तस्वीर के साथ एक पोस्ट अपलोड करती है जिस पर लिखती है कि 30 साल पहले तेंगू मेरे पेरेंट्स का प्यार था। और बहुत सारे लोग कमेंट करने लगते हैं कि मैं फिर से इन शूज को अपनी मेमोरीज के लिए खरीदना चाहती हूँ। और इन सब कमेंट्स को देखकर जियांग काफी खुश हो रही होती है। अब जियोन जियांग को इसके ऑफिस में लेकर आता है जहाँ पर इसने फर्नीचर की मदद से इसको बहुत अच्छे से फर्निश्ड कर दिया होता है। जियोन जियांग से कहता है कि हम लोग तबाही के किनारे पर खड़े हैं क्योंकि हमारे खर्चे इतने ज्यादा हैं जबकि हमारे पास कोई भी प्रॉफिट नहीं है। यहाँ पर जो टूल्स पड़े होते हैं जियांग उनको पकड़ कर कुछ सोच रही होती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 7 खत्म हो जाती है।